हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बाय मिस्टेक प्रेगनेंसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। गाइस कल ना मुझे एक कमेंट मिला था जिसमें बताया गया था कि स्टोरी बहुत स्लो जा रही है। तो गाइस आप लोग बताओ कि सच में जा रही है स्टोरी स्लो? मैं ना चाहती थी कि ये स्टोरी एकदम अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूँ, दैट्स द रीज़न ये इतना लॉन्ग जा रहा है। और मैंने बताया भी था कि ये शायद 20 पार्ट का होगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा और ये स्टोरी एंडिंग तक आ ही चुका है। तो और थोड़ा सा इंतजार कर लो यार, मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना। इनफैक्ट आप लोग देखो, ये सिचुएशन में भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा तो रहम दिखा दो गाइस। मुझे यही कहना था। चलिए अब शुरू करते हैं आज का पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमें सारी चीज़ें जो भी फेंगमियान ने किया है, जितनी भी गलतियाँ किया है, वो सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चल गया है। और ये सारी चीज़ें वांग जी को भी पता चल गया है। एंड वांग जी को जब ये पता चला था, वांग जी का तो खून जैसे खौल उठा था। वांग जी ने अपने लाइफ में बहुत सारे ग्रीडी इंसानों को देखा है जो पैसों के लालच में पड़ते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन ये फेंगमियान तो इससे भी ऊपर चला गया था। मतलब होता है ना, लिमिट इससे एकदम पार हो चुका था। इतना पार कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता है। इनफैक्ट वांग जी के दिमाग में तो ये आके एकदम, मतलब जब उसे पता चला कि फेंगमियान के भाई को तक उसने मार दिया, वो भी खुद। मतलब अपने खून के रिश्ते को कौन मारता है? मतलब फेंगमियान इस तरह का आदमी होगा, वांग जी ने कभी सोचा नहीं था। हाँ, लाइफ में उसने बहुत सारे ग्रीडी इंसान को देखा है और उन सारे लोगों से वो मिला भी है, लेकिन इतना ग्रीडी कि वो अपने भाई को तक मार देता है। और अपने भाई के छोटे से बच्चे जो शायद 2 महीने का था, उसे उसके माँ बाबा के साए से हटा दिया था। कितना ज़्यादा गंदा था ये आदमी, कितना ज़्यादा। वांग जी कभी सोच नहीं सकता था। जहाँ पे वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में फेंगमियान का जो नेक था उसे पकड़ लिया था, बहुत ही, इतनी ज़ोर से कि फेंगमियान अपने सांस को तक नहीं ले पा रहा था। और वांग जी गुस्से में उसे चेयर से ही उठा दिया था, वो भी अपने एक ही हाथ से। उसके रग रग में खून था, गुस्सा था। गुस्सा हो भी ना क्यों, क्योंकि इस आदमी ने जैसे उसकी लाइफ को बर्बाद कर दिया, ठीक वैसे ही उसने वीन के लाइफ को, उसके ओमेगा के लाइफ को भी उसने हेल बना दिया था। वो अपने पर आई बात को फिर भी वो मतलब छोड़ दे कुछ मिनट के लिए, लेकिन उसके ओमेगा, उसका उसका वींग, उसकी लाइफ में उसके मदर और फादर का साया तक उसने छीन लिया। कितना घटिया है ये। वांग जी का खून इस वजह से और भी ज़्यादा खौल गया था। उसकी सारी जो यादें, पेनफुल यादें अपनी माँ के बिना, और वींग, फिर भी तो वांग जी 5 साल का था और वींग तो तब शायद 2 साल का होगा, छोटा सा बच्चा। उसका ज़िंदगी तक उसने छीन लिया। एक खुशहाल फैमिली हो सकता था वांग जी का तो छोड़ो, विंग एक हैप्पी लाइफ जी सकता था अपने फैमिली के साथ, अपने मदर और फादर के साथ। वो चीज़ भी छीन लिया गया उससे। क्या गलती था उसका? यही सारी चीज़ें वांग जी फेंगमियान के गले को पकड़ते हुए ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था। इतना ज़्यादा गुस्सा, उसकी वॉइस, उसका जो डीप वॉइस था वो भी इतना ज़्यादा ग्रॉल करते हुए। उसका जो फेरोमोन्स, ऑफ कोर्स उसका फेरोमोन्स उस रूम में ऑलरेडी फैल चुका था, ऑलरेडी। और उस फेरोमोन्स की वजह से वहीं पे जो लड़की, जो ऑलरेडी, मतलब ऑफ कोर्स वो यीशिंग था, यीशिंग लड़की, वो इतना ज़्यादा डर गई थी। और फेरोमोन्स की वजह से उसे सफोकेशन और दम जो घुट रहा था, उसका दम घुट रहा था बहुत ज़्यादा। उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। और वांग जी तो ऑलरेडी इन सब चीज़ों का फिक्र कर ही नहीं रहा था। वो तो बस एग्रेसिवली फेंगमियान के गले को पकड़ लिया था। और उसका फेरोमोन्स जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और साथ ही साथ एग्रेसिव थे, एग्रेसिव, इतना एग्रेसिव कि दोनों ही सांस ले नहीं पा रहे थे। ऑलरेडी फेंगमियान तो ऐसे ही सांस ले पा रहा था, उसकी सांसें अटक अटक के आ रहे थे। और फेरोमोन्स की वजह से वो और भी ज़्यादा सफोकेशन फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो मर ही जाएगा। वांग जी, वो ये कैसे होने दे? वांग जी जो कुछ देर तक उसके गले को बहुत ही टाइटली पकड़ के अपना जो सारा भड़ास था वो निकालता है गुस्से में। उसे कितने सारे गालियाँ उसने ठोका था। जहाँ पे फेंगमियान जो अब मतलब अपने आप को ऑलरेडी बंद करने वाला था, तभी फेंगमियान के गले को छोड़कर वांग जी ने एकदम चेयर से ही, मतलब चेयर में जो बंदा था ना, इतनी ज़ोर से उसने खींचा था ना कि चेयर का जो रस्सी था वो चेयर के साथ ही खुलकर आ गया था। एंड फेंगमियान को धड़ाम से नीचे एकदम फेंक दिया था, वो भी अपने एक ही हाथ से। एंड फेंगमियान एकदम जो दीवार है ना, दीवार से जाके लगा था और दीवार से लगने की वजह से उसके हेड पे चोट आया था और वो चिल्ला उठा था। फेंगमियान अपने गले को पकड़ लेता है बहुत मुश्किल से, अपने हाथ तक वो उठा नहीं पा रहा था। इतना ज़्यादा शक्ति वांग जी ने, मतलब पावर इस्तेमाल किया था उसका, कि फेंगमियान अपने गले तक को पकड़ने के लिए अपने हाथ ऊपर लेने की कोशिश कर रहा था, वो भी स्ट्रगल करते हुए। जहाँ पे फेंगमियान को देखकर वांग जी गुस्से में कहता है, तुम्हें शौक है ना लोगों को मारने का, तो सुनो, अब से तुम हर एक दिन मौत के लिए तड़पोगे, लेकिन तुम्हें मौत नसीब नहीं होगा, और इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुमने जो किया है ना, ये गुनाह है। जो चीज़ तुम पाने के लिए इतने सारे लोगों को मारा है ना, अब वही चीज़ तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। ये कहकर वो गार्ड्स की तरफ देखता है। जहाँ पे गार्ड सामने आता है, वो करता है वांग जी को। वांग जी उन लोगों को देखते हुए कहता है, इस इंसान को तब तक टॉर्चर करो जब तक वो मरने के लिए भीख ना मांगे, और हाँ, उसे मरने मत देना किसी भी हालत में नहीं, वो मरना नहीं चाहिए। अगर मर गया ना तो तुम लोगों का खैर नहीं। ये सुनकर वो बॉडीगार्ड्स जो ऑलरेडी मतलब डर गए थे वांग जी, जो इतना ज़्यादा डीप वॉइस में कह रहा था, जहाँ पे फेंगमियान जो ये सुनकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। और वो लड़की, मतलब ये शिंग, उसकी तो इतना, मतलब होता है ना, पैंट गीली होने जैसा हालत था, सॉरी, वो ऑलरेडी डर के मारे बेहोशी हो गई थी। एंड ऑफ कोर्स फेरोमोन्स की वजह से भी बेहोश हो गया था। जहाँ पे वांग जी गुस्से में वहाँ से निकल गया था, क्योंकि उसे पता है कि वो मार डालेगा, लेकिन फेंगमियान इतनी जल्दी मरना तो डिजर्व नहीं करता है। वांग जी बाहर आता है, मतलब उस जगह से बाहर आता है और अपनी कार में आके बैठता है। वहाँ पे बैठ के वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, अभी भी उसका फेरोमोन्स रिलीज़ हो रहा था, वो भी बहुत एग्रेसिव वाले। वो अपने फेरोमोन्स को और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। उसका गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ चुका था। उसके हाथ की जो रग थी ना, मतलब वो होता है ना, रग रग में खून चौड़ा हुआ था इतना ज़्यादा, मतलब इतना खून चढ़ चुका था ना, उसे मन कर रहा था कि वो अभी जाए और अभी के अभी जाके फेंगमियान को वो मार डाले, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, बस अपने आप को कंट्रोल। और साथ ही साथ
उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि वो अगर ये सारी चीज़ें विंग को पता चले तो विंग क्या-क्या करेगा? अगर विंग को ये सारी चीज़ें पता चले तो विंग टूट जाएगा, एकदम बिखर जाएगा। उसे अगर ये पता चले कि वो जितने मतलब इतने दिनों तक वो एक झूठी लाइफ़ जीता आया है, जिसे वो अपने मदर और फादर सोच रहा है, वो उसके मदर फादर है ही नहीं और उसके असली मदर और फादर ज़िंदा ही नहीं है। और इससे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस और पैनिक करने लगेगा और ये चीज़ें विंग के बेबी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और डॉक्टर ने साफ तरीके से मना कर दिया था कि विंग को कोई स्ट्रेस ना दे और ना ही वो पैनिक करे, वरना ये बेबी पर बहुत गंदे तरीके से असर करेगा। तो वांगजी कभी नहीं चाहेगा कि ये हो और बेबी और विंग को कुछ भी हो, वांगजी ये नहीं चाहता है, पर वो करे क्या, ये सारी चीज़ें भी उसके दिमाग में चल रहा था। लेकिन वो बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में बस ये आया था कि नहीं, वो विंग को ये सारी चीज़ें नहीं बता सकता है, बिल्कुल भी नहीं। वो अपने विंग को नहीं खो सकता है, वरना ही अपने बच्चे को, वो दोनों को ही नहीं खोना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है। अब वो अपनी विंग को नहीं खो सकता। उसके दिमाग में यही चल रहा था और वो मतलब अपने आप को शांत कर ही रहा था, तभी इसका फ़ोन रिंग होता है। वांगजी नहीं उठाता है क्योंकि ऑफ कोर्स उसका माइंड अभी सही नहीं है। उसे बस अभी थोड़ा-सा शांति चाहिए, कहीं पे वो एकदम शांत होकर बैठना चाहता है और अपने गुस्से को शांत करना चाहता है, इसलिए उसने अपने फ़ोन को नहीं उठाया और ना ही वो फ़ोन देखा। पहली बार रिंग होने के बाद फ़ोन कट गया, मतलब कट हो चुका था एंड कुछ देर बाद दोबारा रिंग होता है। वांगजी फिर भी नहीं उठाता है, वांगजी इरिटेट हो रहा था लेकिन वो उठा नहीं रहा था। जहाँ पे मतलब दूसरी बार रिंग होकर भी फ़ोन एकदम कट जाता है एंड तीसरी बार कॉल होता है और इस बार वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा। ऑलरेडी उसका माइंड ठीक नहीं था और ऊपर से ये कौन-सा बंदा है उसे कॉल करके परेशान कर रहा है, जहाँ पे वांगजी बिना कॉलर आईडी देखे चुपचाप से रिसीव करता है और चिल्लाकर कहता है, क्या है तुम नहीं देख रहे हो कि मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ, तो तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? फ़ोन रखो और दोबारा मुझे कॉल करने का हिम्मत किया तो मैं तुम्हें सच में मार डालूँगा। ये कहकर वो मतलब कॉल को एकदम कट करने ही वाला था, तभी फ़ोन की दूसरी तरफ से एक रोने का आवाज़ आता है। ये आवाज़ सुनकर वांगजी तुरंत ही कॉलर आईडी चेक करता है और वो कहता है, ओह शिट डैम इट। वो दोबारा फ़ोन को मतलब कान पे लगाते हुए कहता है, हेलो विंग, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नहीं कह रहा था। हेलो हेलो विंग, हेलो हेलो। वो देखता है फ़ोन कट चुका था। वांगजी कहता है, डैम इट यार, शिट वांगजी तू क्या कर दिया। वांगजी तुरंत ही अगेन विंग को कॉल लगाता है, लेकिन फ़ोन 2 रिंग होने के बाद कट जाता है। मतलब विंग ने काट दिया था, जहाँ पे वांगजी अगेन उसे कॉल लगाता है, लेकिन विंग अगेन काट देता है। ये देखकर ना विंग के मतलब वांगजी कहता है, उफ़ विंग प्लीज़ पिक अप द फ़ोन, आई एम सॉरी, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। ये कहकर वांगजी अगेन विंग को कॉल लगाता है, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। वांगजी परेशान हो गया था क्योंकि विंग जिस तरह से रो रहा था, वांगजी समझ गया था कि विंग को बहुत ज़्यादा डर लग गया था और वो रो रहा था। ये सोच कर उसे बहुत ज़्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों किया ऐसा। वो तुरंत ही कार चलाने लगा था। वो कैसे भी करके बस अपने विंग के पास पहुँचना चाहता था और माफ़ी मांगना चाहता था। दूसरी तरफ विंग जो अपने रूम पे जो बेड था ना, बेड पे बैठ के रो रहा था, वो भी सिसक रहा था। असल में विंग मतलब वांगजी जाने के बाद विंग अपनी फैमिली के साथ, विंग सब लोगों के साथ बहुत अच्छे से ही बात कर रहा था। तभी बातों बातों में एक बात उठ गई थी कि यहाँ पे जो चिंगेचुन ने कहा कि विंग के लिए एक बेबी शावर रखना चाहिए, क्योंकि एक तो खुशी का मौका था कि बेबी का जेंडर जो रिवील हो गया था, वो सारे ये सेलिब्रेट भी करना चाहते थे और साथ ही साथ बेबी शावर का जो सोच था पहले ही चिंगेचुन और लैंस चिल्ड्रन के दिमाग में था। तो इसीलिए वो लोग अब और देरी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ऑलरेडी विंग मतलब 7 मंथ प्रेग्नेंट था, तो अभी यही वक्त था कि वो मतलब बेबी शावर का आयोजन करे। तो उन लोगों ने यही सोचा कि चलो अब बेबी शावर का टाइम आ गया है और बेबी शावर करवाना भी होगा। तो यही सोचकर वो लोग इस बेबी शावर के बारे में प्लान करने लग गए थे और विंग ये सब कुछ मतलब बैठ के सुन रहा था। वो जब ये सुन रहा था ना, तब वो नोटिस करता है कि यहाँ पे वांगजी नहीं है। वांगजी तो यहाँ पे था ना, मतलब इतने देर से वो रियलाइज़ तक नहीं कर पाया कि वांगजी यहाँ पे नहीं है। तो विंग इधर उधर ढूंढने लग गया वांगजी को, लेकिन वांगजी नहीं था। तो यहाँ पे जो विंग था, विंग मतलब मेट से पूछता है कि वांगजी कहाँ गया है। तो यहाँ पे मेट्स कहते हैं कि वो बाहर गया है कुछ काम की वजह से। ये सुनने के बाद विंग कंफ्यूज हो गया था कि वांगजी कहाँ गया है, क्या वो ठीक तो है ना। ये सोचकर वो मतलब वहीं पे कुछ देर रहता है। उसके बाद वो कमरे पर चला जाता है, मतलब आराम करने के लिए। ऑफकोर्स वो थका हुआ था, तो वो चुपचाप मतलब अपने रूम पे चला गया था। रूम पे जाने के बाद अपने रूम का जो डोर था उसे मतलब बंद करता है। उसके बाद वो अपना फ़ोन लेता है और अपने फ़ोन पे कॉल लगाने लगा था। पहले तो उसका कॉल नहीं उठा था, तो विंग थोड़ा सा मतलब अगेन कॉल करता है, लेकिन फिर भी कॉल नहीं उठा था। वो तीसरी बार कॉल करता है एंड तब जाके रिसीव होता है। तो विंग बस बोलने ही वाला था हेलो, तभी फ़ोन के दूसरी तरफ से एक बहुत ही लाउड एंड डीप एंड बहुत ही एंग्री वॉइस आया और जो वॉइस की वजह से विंग डर गया। जहाँ पे जो मतलब वांगजी था, वांगजी ने बहुत चिल्ला कर उसे डांटा था। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। विंग मतलब डर गया था, उसके हाथ से ऑलमोस्ट फ़ोन गिरने वाला था, फिर भी उसने मतलब पकड़ लिया उसे और उसके मुंह से ना सिसकने का और रोने का आवाज़ भी निकल गया था। और वो इतना डर गया था कि उसके हाथ में जो फ़ोन था उसने तुरंत ही फ़ोन को मतलब कट कर दिया। और कट करने के बाद वो जहाँ पे विंग बेड के एकदम साइड कॉर्नर पे बैठ के रो रहा था, उसने अपनी जो बड़ी सी बेली था उसे एकदम दोनों हाथों से एकदम पकड़ लिया था, मतलब हक जैसे होता है ना, ठीक वैसे ही हक कर लिया था। और वो रोने लगा था, अपनी जो आंखों से मोटे मोटे आंसू निकल रहा था और वो रोते हुए कहता है, लंजो तुम बहुत बुरे हो, बहुत। तुमने मुझे डांटा क्यों? मैंने क्या किया था? हाँ, मैंने तुम्हें सिर्फ कॉल ही तो किया था, तुम्हारी टेंशन में, मैंने फिक्र में तुमसे कॉल किया था, लेकिन तुमने मुझे डांटा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। ये वो लगातार बोले जा रहा था, वो बोलते हुए रो रहा था, मतलब वो बोल रहा था कि बस तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। वो लगातार ऐसे ना मंत्रों की तरह ये जपे जा रहा था और वो अपनी बिल्ली को एकदम पकड़ के बोल रहा था, देखो बेबी, तुम्हारा बाबा, तुम्हारा डैड बहुत बुरा है, बहुत। उसने मुझे डांटा, देखा तुमने, तुम्हारे मम्मा को रुलाया उसने, तुम
अपनी मम्मा मम्मा के साथ रहना, तुम तुम्हारे पापा के पास मत जाना, तुम्हारे डैडा के पास मत जाना, तुम मेरे साथ रहोगे। आज से तुम और हम दोनों एक है और तुम्हारे पापा नहीं है। तुम्हारे पापा को हम लोग एकदम लात मार के फेंक देंगे, उन्हें अपनी हमारी ज़िंदगी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा पापा बहुत बुरा है, पता है, तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मा को रुलाया है, बहुत बहुत रुलाया है। उसने मुझे डाँटा है, देखा कितनी कितने ज़ोर से डाँटा, क्या जैसे कि मैंने कोई गलती कर दिया उसे कॉल करके। क्या मेरा हक नहीं है? वो मेरा पति है ना, वो मेरा हस्बैंड है ना, क्या मैं उसे कॉल नहीं कर सकता हूँ? वो मुझे किस तरह से डाँटा, देखा? देखो डैडी से बात करना मत, हाँ, तुम नहीं करना। तुम हमेशा तुम्हारे डैडी के रिस्पॉन्स देने के लिए करते थे ना, तो अब से उसे मत करना। तुम और मैं दोनों नाराज़ हैं उनसे, हम उनसे बात नहीं करेंगे। हम गुस्सा नहीं, हम उनसे बात ही नहीं करेंगे। हम उनसे दूर रहेंगे, बहुत दूर रहेंगे। ये सारी चीज़ें वो अपने बेबी बम को, मतलब अपने बेली को एकदम रफ़ करते हुए बोल रहा था, अपने बच्चे को, अपने बेबी को, और कंटिन्यूअसली वो रो रहा था। उसकी आँखों से जैसे होता है ना गंगा जमुना, वैसे बह रहा था, जहाँ पे वो रोते हुए बस मतलब सिसक रहा था। क्योंकि आज से पहले उसके ऊपर किसी ने इतनी ज़ोर से और इतनी गुस्से में नहीं चिल्लाया था, और ख़ास करके वांग जी तो कभी नहीं। वांग जी कभी भी इतनी गुस्से में विंग से बात नहीं किया था। विंग से हमेशा वो स्वीट एंड सॉफ्ट बिहेव करता था, या फिर मतलब लोगों के सामने वांग जी कोल्ड ज़रूर रहता था, लेकिन विंग के साथ जब भी बात करता था और विंग की तरफ जब भी वांग जी देखता था, उसकी आंखों में सॉफ्टनेस, प्यार और सब कुछ झलकता था। उसके वॉइस को, उसके हर टच को, उसके हर एक टच में विंग महसूस कर पाता था वांग जी का प्यार। लेकिन अभी जिस तरह से वांग जी ने उसके ऊपर चिल्लाया है, जिस तरह से एंग्री हुआ है, विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा। और उसी गुस्से में, उसी मतलब जो होता है ना नाराज़गी में, वो अपने बेबी को ये सब बोले जा रहा था। मतलब लिटरली वांग जी के बारे में बुराइयां कर रहा था अपने बेटी के सामने, मतलब अपने बेली को पकड़ के। और वो बोल रहा था कि उसका जो डैडा है वो बहुत बुरा है, उसका डैडा उसके मम्मा को बहुत ज़्यादा रुलाया है एंड ऑल। ये सारी चीज़ें वो अपने बेबी को बोले जा रहा था, या फिर एक तरफ से कह लो शिकायतें कर रहा था। ये सारी चीज़ें वो बैठ के वहीं पे कर रहा था। एंड तभी विंग एंड वांग जी का जो कमरा था, कमरे का डोर तुरंत ही ओपन हो गया था एंड विंग का नज़र एकदम डोर पे चला गया था। डोर पे वांग जी खड़ा था एंड वांग जी को देखकर विंग अपने मुंह को दूसरी तरफ कर लिया था और वो रोने लगा था। उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू बह रहे थे और वो वांग जी की तरफ देख भी नहीं रहा था। ये देखकर वांग जी, जो लिटरली कार को स्ट्रीटली चलाकर दौड़ के यहाँ पे आया है, क्योंकि विंग को वो रोते हुए कभी नहीं देख सकता था, और वांग जी विंग को रोते हुए देखकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। अपने दिल में जैसे बहुत ज़्यादा पेन उसे फील हो रहा था। वांग जी जो मतलब रूम के अंदर आता है और रूम का जो दरवाज़ा था उसे एकदम लगा देता है। लगाने के बाद वो चुपचाप एकदम विंग के पास आता है, विंग के सामने एकदम घुटनों पर बैठ जाता है। विंग तो मतलब जो बेड था, बेड के साइड में बैठा हुआ था और अपने मुंह को दूसरी तरफ करके रखा था, जहाँ पे वांग जी अपने घुटनों पर बैठ के विंग के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन विंग अपना हाथ हटा लेता है और वो रोने लगा था साइलेंटली। वो सिसक रहा था रोते हुए। ये देखकर वांग जी विंग के हाथ को अगेन पकड़ता है, उसके जो हेड मतलब हाथ था उस पर किस करते हुए कहता है, विंग आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं तुम्हें ये नहीं कहना चाहता था, मैं अपने सही माइंड में नहीं था। आई एम रियली वेरी सॉरी विंग, प्लीज़ मत रो। तुम्हें पता है तुम्हें रोते हुए देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ विंग, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। ये कहकर वो उसके हाथ पे बार बार किस कर रहा था, उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग मन नहीं रहा था। वो अपने मतलब फेस को उसी तरफ करके अब और भी ज़्यादा रोने लगता है। और ये देखकर वांग जी विंग की जो चेहरा था उसे पकड़ता है और वो कहता है, विंग प्लीज़ डोंट क्राई, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम चाहो तो मुझे पनिश कर सकते हो, जो भी मैंने किया है वो गलत किया है। तुम चाहो मुझे मार सकते हो या फिर डांट सकते हो, प्लीज़ बट मत रो। तुम्हारे आंसू मुझे बर्दाश्त नहीं है विंग, प्लीज़। ये कहकर वो उसके आंखों के जो आंसू थे उसे पोंछने लगा था, लेकिन कंटिन्यूस उसके आंखों से विंग के आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो रो रहा था। ये देखकर वांग जी विंग को एकदम हक कर लेता है और उसे एकदम हक करते हुए कहता है, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। ऐसा मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस, मैं कभी नहीं करूँगा, प्लीज़ विंग मत रो। ये कहकर वो विंग को एकदम अपनी बाहों में ले लेता है और वो उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहता है, आई लव यू, आई रियली लव यू। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, और मैं तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू नहीं देख सकता विंग, प्लीज़ आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी एंड आई लव यू। ये कहकर वो उसे अपनी तरफ एकदम हक कर लेता है, बहुत ही प्यारी एंड सॉफ्टली उसके बैक को रब करने लगता है। ये देखकर जो विंग जो इतनी देर से अपने मुंह को फुला के रखा था, वो तुरंत ही एकदम मेल्ट हो जाता है। वो तो पहले ही मेल्ट हो चुका था जब वांग जी ने विंग को लव यू बोला था, वो प्यार करता है। ये सारी चीज़ें सुनकर ही वो एकदम मेल्ट हो गया था। तो अब वांग जी ने उसे हक किया तो विंग भी उसे एकदम हक कर लिया था और टाइटली, और वो अपना मुँह एकदम वांग जी के चिस्ट पे छुपा लिया था, जहाँ पे वांग जी ने विंग को एकदम अपने गोद में बिठा लिया था और उसे एकदम मतलब अपने बाहों में छुपा लिया था और उसे शांत होने दे रहा था, क्योंकि विंग सिसक रहा था। ऑफ कोर्स ये हार्मोन्स भी है, हार्मोन्स की वजह से उसे और भी ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा था विंग को, तो इसीलिए वो अपने इमोशनल जो मतलब फीलिंग्स था वो अपने आंसू के ज़रिए वो बाहर निकाल रहा था और वांग जी उसे संभाल रहा था। कुछ देर तक ऐसे ही एकदम विंग वांग जी को टाइटली हक करके अपने मुंह को वांग जी के चेस्ट पे छुपा के रखता है। उसके बाद वो फाइनली एकदम पूरी तरीके से शांत हो जाता है, क्योंकि वांग जी ने ऑलरेडी फेरोमोन्स रिलीज़ किया था, जिसमें कामिंग फेरोमोन्स सुनने के बाद वो एकदम शांत हो गया था। जहाँ पे वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग की आंखें एकदम सूज गए थे और उसकी जो नोज़ था रोने की वजह से लाल पड़ चुका था, उसके आइज़ भी एकदम रेड हो चुके थे, उसकी जो आइस पेटल थी ना वो भी रेड था, जहाँ पे विंग की दोनों गाल भी एकदम रेड थी। रोने की वजह से उसका फेस ही पूरी तरीके से रेड हो गया था, तो फेस रेड था और बहुत ज़्यादा क्यूट विंग लग रहा था, बहुत ज़्यादा क्यूट। एंड विंग को वांग जी बस देखता ही रह गया था, मतलब इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था विंग। जहाँ पे वांग जी उसकी फेस को पकड़ता है, उसके नोज़ पे, उसके आइज़ पे, उसकी मतलब होता है ना लिप्स पे, ऐसे ही ना अपना हाथ फिरा रहा था वांग जी को। विंग बस देखे जा रहा था। इतनी देर तक तो वो रो रहा था, लेकिन अभी वो वांग जी को देखकर स्माइल कर रहा था।
उसका तो गुस्सा छू मंतर हो चुका था, जहाँ पे वांग जी उसके फेस की स्माइलों को देखकर, मतलब स्माइल देखकर, उसकी फेस कितनी क्यूट सा रिएक्शन देखकर वांग जी अपने आप के ऊपर और कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। वो तुरंत ही अपना लिप्स विंग के लिप्स के साथ अटैच कर लेता है और वो एकदम बहुत ही स्वीट एंड सॉफ्ट सा किस करने लगता है वांग जी। ये किस में विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपने दोनों हाथों को वांग जी के मतलब नेक में रख देता है और उसे और भी टाइटली अपनी तरफ खींचने लगता है, जहाँ पे वांग जी तो एकदम विंग को सॉफ्ट एंड स्वीट सा किस कर रहा था, लेकिन विंग जो इस किस को डीप बनाने की कोशिश कर रहा था और वांग जी ये समझ रहा था। तो वांग जी जो ऑलरेडी अपने ऊपर रोक बहुत लगा चुका था, वो अपने ऊपर और रोक नहीं लगा पाता है और वो भी इस किस को धीरे धीरे स्वीट से डीप करने लगा था। वो अपनी टंग को वांग जी विंग के मुंह पे एंटर करवा देता है और वो उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगा था और वांग जी को विंग ने पूरी तरीके से एंट्रेंस दे दिया था। तो अब वांग जी पूरी तरीके से विंग को बहुत ही डीप एंड पैशनेट किस कर रहा था। वो दोनों बहुत ही डीपली किस कर रहे थे। धीरे धीरे विंग वो वांग जी एकदम जो बेड था ना वहीं पे लिटा दिया था और वो वहाँ पे ही मतलब किस तो अभी तक उन लोगों ने ब्रेक नहीं किया था, वो उसे लिटा कर लेट कर ही वो दोनों किस करने लगे थे। हालांकि वांग जी ने विंग के बेली के ऊपर प्रेशर नहीं दिया था, वो अपने दोनों हाथों से मतलब बेड को दूसरी तरफ से पकड़ लिया था ताकि विंग को कोई प्रेशर ना हो, बस वो किस कर पाए वांग जी विंग को, एंड वैसे ही वो किस कर रहा था उसे। बहुत देर तक उनकी ये डीप मतलब किस जारी रहता है एंड तकरीबन तो शायद 5 मिनट तक, एंड देन वो लोग अपने किस को ब्रेक करते हैं, जहाँ पे विंग तो बहुत ही गहरी गहरी सांसें लेने लग गया था और वांग जी भी वो दोनों ही बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रहे थे, जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखता है और वो विंग के जो फेस था उस पर किस करने लगता है। वो भी पूरी मतलब बटरफ्लाई किसेस उसके पूरे फेस पे कर रहा था। विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था और वांग जी की ये छोटी छोटी जो स्वीट स्वीट किस थे ना उसे अपनी बॉडी पे फील कर रहा था। ऑब्वियसली उसके जो मतलब हार्मोन्स थे वो इनबैलेंस रहते हैं ऑलवेज ही, उसे कभी गुस्सा, कभी हंसी, कभी इमोशनल, कभी एराउज फील करता था। तो यहाँ पे अब वांग विंग वही फील कर रहा था। उसके पूरी बॉडी पर धीरे धीरे जैसे हॉटनेस बढ़ रहा था और वो अपने हाथ को धीरे धीरे वांग जी के बैक पे फहरा रहा था और उसे और भी अपने करीब खींच रहा था उसके हेड को, जहाँ पे विंग के मतलब पूरे जो फेस था उस पर किस करने के बाद वांग जी धीरे धीरे विंग के नेक पर भी किस करने लगा था। वांग जी जो विंग के नेक पे बाइट करने लगा था, बहुत ही स्वीट सॉफ्ट एंड मार्क बनाने लगा था और यहाँ पे विंग की जो मतलब जो अल्फ़ा बाइट जो वांग जी ने दिया था उस पर भी मतलब वांग जी किस करता है और धीरे धीरे उसके पूरे नेक पे मार्क बनाने लगा था, जहाँ पे वांग जी के ये जो किसेस थे इसे फील करते हुए विंग अपनी जो मतलब लिप्स था ना उस पे ना बाइट करने लगा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा अराउज फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा। और प्रेगनेंसी इस हालत में उसे अराउज फील होना ये नॉर्मल बात थी, तो यहाँ पे उसे वही फील हो रहा था। एंड जितना उसे अराउज फील हो रहा था उतना ही वो अपने हाथ को विंग मतलब वांग जी के जो बैग थे ना उस पर ना अपनी नेल्स को गरहा रहा था और वो अपने मुँह से नॉइजेस निकालने लगा था, बहुत ही सेक्सी नॉइजेस। ये देखकर जो वांग जी ऑलरेडी विंग के नेक पे किस कर चुका था, वो धीरे धीरे अपने मतलब फेस को ऊपर उठाता है और वो उसकी तरफ देखता है, जहाँ पे विंग का फेस बहुत ज़्यादा एकदम लाल पड़ चुका था, बहुत ज़्यादा लाल। टमाटर से भी ज़्यादा अगर कोई लाल चीज़ है ना तो वो हो चुका था वांग जी विंग का फेस। एंड यहाँ पे विंग अपने लिप्स को बाइट कर रहा था। ये देखकर वांग जी विंग के मतलब जो फेस था उसे पकड़ता है और विंग जो अपनी आंखों को ओपन करता है, जहाँ पे वांग जी उसकी आंखों में देखते हुए उसके लिप्स पर एक छोटा सा टैप करता है। उसके बाद वो विंग की आंखों में देखते हुए कहता है, डैम सच बता रहा हूँ, तुम्हें देखकर, तुम्हें इस तरह से देखकर मैं अपने ऊपर कितना कंट्रोल कर रहा हूँ विंग, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं होते ना तो सच में मैं तुम्हें बिस्तर से उठने तक का मौका नहीं देता। मैं इतना चाहता हूँ तुम्हें सच में। ये कहकर वो उसके नेक पर किस करता है। ये सुनकर जो विंग था, विंग का फेस और भी ज़्यादा लाल हो जाता है और वो ब्लश करता है। ये देखकर वांग जी अपनी जो मतलब फेस था ना वो एकदम विंग के नेक पे रखते हुए, उसकी नेक पर सांसें रखते हुए कहता है, विंग तुम कितना खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा, कि मैं अपने ऊपर और कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ये कहकर जो विंग का शर्ट था उसे एकदम विंग के बॉडी से अलग कर देता है और वो विंग के चेस्ट पर किस करने लगा था। उसके चेस्ट पे किस बाइट कर रहा था, सग भी कर रहा था और खास करके विंग के निबल पर वो किस कर रहा था और साथ ही साथ सग भी कर रहा था। विंग को पेन के साथ साथ प्लेजर भी मिल रहा था। वांग जी का जो बैक था वहाँ पे उसने अपने नीज को एकदम गरहा दिया था, उसे इतना ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था और वो जगह सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया था विंग के चेस्ट पे। एंड ऑफ कोर्स विंग के चेस्ट निबल पे भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया था और वांग जी वही जगह पे हिट कर रहा था। एंड ऑफ कोर्स वांग जी को पहले से ही पता है विंग के सारे सेंसिटिव एरियाज़, जहाँ पे वांग जी ठीक वहीं पर हिट कर रहा था और विंग इसे मौन कर रहा था। उसके मतलब लाउड मौन से वांग जी और भी ज़्यादा रोज़ खुद को फील कर रहा था, लेकिन वो अपने ऊपर कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग के जो निबल थे दोनों निबल को किस करते हुए, सक करते हुए धीरे धीरे विंग के एकदम बेली के ऊपर आ गया था। जो बेली इतना बड़ा था उसे वो किस करता है और वो उस बेली को देखने लगता है, उस बेली को अपने दोनों हाथों से सहलाता है। विंग के बेली को देखकर वांग जी के फेस पर एक बड़ा सा स्माइल आ जाता है और वो विंग की तरफ देखता है और वो अगेन विंग के एकदम फेस के सामने आता है और उसके लिप्स पे किस करते हुए कहता है, विंग थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यारा सा गिफ्ट देने के लिए और मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मुझे डॉटर देने के लिए, थैंक यू सो मच। ये कहकर वो अगेन विंग के लिप्स पे किस करता है और अपना हेड विंग के हेड के साथ लगा देता है। ये सुनकर विंग के फेस पर एक बड़ा सा स्माइल आता है। वो अपना दोनों हाथ वांग जी के गालों पर रखता है और उसे सहलाने लगता है और वो स्माइल करते हुए, वो भी पनी सा तीख दिखाते हुए कहता है, आई लव यू अल्फ़ा। ये कहकर वो वांग जी की आंखों में देखने लगा था। विंग की आंखों में जैसे वो क्रिस्टल होता है ना, ठीक वैसे ही उसकी आईज एकदम क्रिस्टल की तरह लग रहा था और उसकी आंखें चमक रही थी। ये देखकर वांग जी विंग के फोरहेड पर एक किस करता है और उसे एकदम टाइटली हक करते हुए कहता है, आई लव यू ओमेगा, माई ओमेगा, ओनली माई।
तुम सिर्फ मेरे हो विंग, सिर्फ मेरे, ये कहकर उसे एकदम प्रोटेक्टिवली हक किया हुआ था और अपना एक हाथ वांग जी विंग के बेली पर रख दिया था, उसे सहला रहा था। वांग जी को एकदम टाइटली हक करते हुए विंग भी अपना फेस वांग जी के चेस्ट पे रख दिया था। विंग लकी है कि उसने इतना प्यारा सा और इतना हैंडसम और केयरिंग अल्फ़ा पाया है। वो खुद को बहुत ज़्यादा लकी मान रहा था। यही सोचकर वो उसे एकदम हक कर लिया था और अपना हेड वांग जी के चेस्ट पे रख दिया था, जहाँ पे वांग जी विंग के हेड को सहला रहा था। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद विंग वांग जी के चेस्ट पर ही एकदम सो गया था, क्योंकि वो थक गया था इसीलिए। एंड वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था। विंग का फेस कितना इनोसेंट लग रहा था, कितना खूबसूरत, उसकी आइज़, उसकी नोज़, उसकी लिप्स, उसकी फेस, और वो लिप्स के नीचे जो छोटा सा मोल था, वो क्यूट सा मोल। वांग जी बस अपने ऊपर कितना कंट्रोल करता है वो ही बहुत जानता है, बस वही जानता है कि वो कितना कंट्रोल करता है। अगर विंग प्रेग्नेंट नहीं होता ना, वांग जी उसे छोड़ता नहीं, लिटरली नहीं छोड़ता, बट वो अपने ऊपर कंट्रोल कर रहा था बस अपने बेबी के लिए। ऑफकोर्स अपने बेबी के लिए तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, एंड डॉटर उसे वो गोद में लेना चाहता है। यही सोचकर वो विंग के जो बेली था उसे सहलाने लगा था। यहाँ पे विंग तो सो गया था, लेकिन वांग जी विंग एकदम बेड पे ठीक से लिटा देता है और उसका जो शर्ट था उसे पहना देता है। पहनाने के बाद वो उसकी जो बेली था उसे टच करता है, उसे सहलाते हुए अपने बेबी से कहता है, लिटिल वन, नहीं डॉटर, तुम जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ, कब मैं तुम्हें गोद में लूँगा और कब मैं तुम्हें बहुत पैम्पर करूँगा, बस एक बार बाहर आओ। डेटा तुम्हारे लिए बहुत इंतज़ार करा है, बहुत। डेटा तुम्हें और तुम्हारी मदर को बहुत पैम्पर करेगा, बहुत। ये कहकर वो विंग के बेली पर किस करता है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग सो रहा था, गहरी नींद में वो चला गया था और वांग जी उसके फेस को सहलाते हुए बस उसे ही देखे जा रहा था। उसके मन में कई सारे तनाव थे, कई सारे। वो अपनी विंग को कभी नहीं खो सकता और ना ही अपनी बेबी को। उसने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है और बहुत कुछ देखा है। उसने अपनी माँ को मरते हुए देखा है, लेकिन विंग को कभी नहीं देख पाएगा। वो विंग को अपने आप से कभी दूर नहीं जाने देगा और ना ही विंग को वो कुछ होने देगा। यही सोचकर वो उसके फॉरहेड पर हकीन किस करता है। उसके बाद उसके साथ ही लेट जाता है, उसे हक करते हुए और अपना हाथ विंग के बेली पर रखते हुए। वो भी अपनी आंखों को बंद कर लिया था। वो दोनों ही थक गए थे, तो वो दोनों तुरंत ही सो गए थे। सीन यहाँ से शिफ्ट हो गया था। हमें यहाँ से तकरीबन एक हफ्ते बाद लैंड मेंशन में पूरा हुलिया ही बदल गया था। लैंड मेंशन में तैयारी चल रही थी, वो भी बेबी शावर का। हाँ, वांग जी ने खुद पर्सनली बेबी शावर की तैयारी करने का फैसला लिया था और यहाँ पे पूरे लैंड्स मिलकर वांग जी की मदद करने वाले थे। वांग जी जो पूरे मेंशन को पूरी तरीके से बहुत खूबसूरत तरीके से सजा रहा था, क्योंकि ये विंग का बेबी शावर था एंड उसी में ही पूरा लैंड्स डूबे हुए थे एंड सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। पूरा जो माहौल था ना एकदम सेलिब्रेशन से भर गया था, जहाँ पे सब लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। हर किसी के पास काम था सिवाय विंग के, जो सोफे पर बैठकर सब लोगों को देख रहा था। इनफैक्ट तीनों लेंस को नहीं, चारों लेंस को, जो कोई ना कोई काम कर रहा था। सब लोग अपने काम में बिजी थे। सब लोग कोई इनविटेशन को लेकर, कोई डेकोरेशन को लेकर, तो कोई मेनू को लेकर। तो इन सारे खुशी के माहौल में बिजी इंसानों के बीच में अब बहस लग गया था। विंग सिर्फ इन लोगों को बहस करते हुए देख रहा था। यहाँ पे तीनों लेंस बहस कर रहे थे। असल में यहाँ पे जो डेकोरेशन था, डेकोरेशन को लेकर तीनों में बहस चल रहा था। असल में डेकोरेशन थीम 3 तरीके का चूज़ किया गया था, मतलब तीनों थीम में से एक थीम चूज़ किया जाएगा पूरे लैंड मेंशन को डेकोरेट करने के लिए। तो यहाँ पे तीनों लोग लड़ रहे थे, लैंड चिंगेंजून, लैंड शिचैन, लैंड चिरैन, वो लड़ रहे थे। जहाँ पे लैंड चिरैन वो कहते हैं, देखो मुझे लगता है ये वाला थीम्स अच्छा होगा, बेस्ट होगा। ये ब्लू एंड एकदम व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन है, ये बहुत सुंदर लगेगा। पूरा जो मेंशन था वो एकदम जगमगाएगा। तुम लोग मान क्यों नहीं लेते? ये सुनकर लैंड चिंगेंजून कहता है, नहीं ये बहुत ज़्यादा ओल्डिश लग रहा है। देखो ये वाला देखो, ये एकदम पर्पल एंड व्हाइट वाले पे है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा, ये चीज़ ही हम लोग सजाते हैं। ये सुनकर जो शिचैन था वो कहता है, नहीं ये दोनों ही बहुत बेकार लग रहे हैं। देखो ये वाला बेबी थीम वाला है, ये बहुत सुंदर लगेगा। ये बेबी शावर है ना, तो इसमें ये थीम अच्छा लगेगा, आप लोग ये देखिए ना। ये सुनकर ना तीनों लेंस, जो दोनों लेंस थे, लैंड चिंगेंजून और लैंड चिरैन, वो ही शिचैन की तरफ देखने लगे थे। शिचैन कहता है, नहीं यही होगा। जहाँ पे तीनों लोग इसी चीज़ को लेकर बहस करने लग गए थे। जहाँ पे लैंड चिंगेंजून बोला था, बस बहुत हो गया, इस पे ही डेकोरेट होगा और कोई बात नहीं होगा इस पे। ये सुनकर लैंड चिरैन कहता है, बात नहीं होगा मतलब क्या है? नहीं होगा इस पे होगा, मतलब मेरे डिज़ाइन, मेरे चूज़ के डिज़ाइन पर ही डेकोरेट होगा। ये सुनकर लैंड चिरैन कहता है, लैंड शिचैन कहता है, नहीं आप लोगों की डेकोरेशन बहुत ओल्डिश है, ये वाला होगा, ये बेबी थीम है, यही होगा और यही फाइनल है। यहाँ पे तीनों लोग एकदम पैर पटकते हुए एक दूसरे को घूर घूर के बोल रहे थे, घूर घूर के देखते हुए ये लड़ाई चल रहा था इन तीनों का। एक तरफ से बहस चल रहा था, वो अभी तक अपने एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे थे और बस एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। और हमारा विंग बस बैठ के जूस पीते हुए आराम से इन तीनों का बहस देख रहा था। लिटरली वो एंजॉय कर रहा था कि एक बेबी शावर के लिए ये तीनों लड़ रहे हैं, वो भी बस डेकोरेशन को लेकर। ऑलरेडी यहाँ पे डेकोरेशन करने के लिए लोग आ चुके थे और यहाँ पे तीनों थीम्स को लेकर वही लोग बात कर रहे थे और तीनों लोग इस पे ही लड़ाई कर रहे थे। जहाँ पे उनकी बहस चल ही रहा था, बीच में अब वांग जी टपक पड़ा। वांग जी जो मेंशन के अंदर आ रहा था और वो भी बात करते हुए शेंगलिन के साथ, शेंगलिन भी बात कर रहा था वांग जी के साथ एंड वो लोग बात करते हुए ही मेंशन के अंदर आते और अंदर आने के बाद वो दोनों तीनों को बहस करते हुए देख रहे थे। वांग जी जो तीनों के पास चला गया था और तीनों को सुन रहा था कि तीनों किस चीज़ को लेकर बात कर रहे थे। जहाँ पे तीनों की जो बातें हैं, कॉन्वर्सेशन को है, उनको सुनने के बाद वांग जी टपकते हुए एकदम कहता है, ये तीनों थीम में से एक भी थीम डेकोरेट नहीं किया जाएगा। ये सुनकर तीनों लेंस जो एक दूसरे को घूर रहे थे वो तुरंत ही वांग जी की तरफ घूर कर देखते हैं। वांग जी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल दिया था और अपने फेस को एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन कर लिया था।
जहाँ पे तीनों लेंस वांगजी को घूर कर देखते हुए कहता है तो फिर कौन सा थीम होगा। ये सुनकर वांगजी कहता है मैंने ऑलरेडी एक थीम तैयार करके रखा है एंड वही थीम पे डेकोरेट होगा। ये सुनकर ना तीनों लेंस की तरफ देखते हुए कहता है ये फेयर नहीं है, तुमने चीटिंग किया है, तुमने हमें बिना बताए डेकोरेशन फिक्स किया है, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। ये तीनों लेंस ऐसे कह रहे थे, जहाँ पे वांगजी उनकी तरफ देखते हुए कहता है आप लोग बच्चों की तरह लड़ना बंद करेंगे। एक थीम तो है, इसको लेकर इतना लड़ाई करने की क्या जरूरत है। इसीलिए आप लोग की ये बच्चों जैसे लड़ाई को बंद करने के लिए मैंने खुद थीम चूज़ किया है और उसी पर ही डेकोरेशन होगा और ये फाइनल एंड लास्ट डिसीजन है मेरा। ये सुनकर ना तीनों लेंस अपने मुंह को फुला लेते हैं, लिटरली लैन चिंगेंजून, लैन चिडैन, लैन शिचैन तीनों ने ही अपने मुंह को एकदम बच्चों की तरफ फुला लिया था और वो वांगजी की तरफ बस घूर रहा था। वो था ना वांगजी इन लोगों का बाप है और ये तीनों बस बच्चों की तरह उसकी तरफ पपी आइज करते हुए देख रहा था। वांगजी जब अपने फेस को मतलब एकदम कोल्ड बनाते हुए इन तीनों की तरफ देखता है और वो अपना आइस दूसरी तरफ कर लेता है, जैसे कि वो मानने नहीं वाला इन लोगों का पपी आइस देखकर भी। जहाँ पे तीनों लेंस का पपी आइस बस ऐसे ही रह गया, कोई काम का ही नहीं हुआ। विंग जो बैठकर इन लोगों का बच्चों जैसी हरकतें देख रहा था, बस अब उसकी हंसी और रुकता नहीं है। तीनों कितना फनी लग रहे थे, लिटरली अपने मुंह को फुला रहे थे और ये देखकर विंग अब अपने हंसी को ना रोकते हुए जोर जोर से हंसने लगा था और वो हंसते हुए कहता है लिटरली फादर आप बच्चे लग रहे हो, बच्चों की तरह लड़ रहे हो, ये कहकर वो हंसने लगा था। तीनों लेंस जब मुंह फुलाकर वांगजी को देख रहे थे पपी आइस करके, वो तुरंत ही अपने मुंह को फुलाना बंद करते हुए विंग की तरफ देखने लगे थे। वो विंग जो जोर जोर से हंस रहा था अपनी बड़ी से बेली को पकड़ते पकड़ के वो हंस रहा था। जहाँ पे चारों लेंस विंग को देखते हैं, विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था और साथ ही साथ वो हंसते हुए और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तीनों लेंस की बस जो फेस थी एकदम खिलखिला उठा था और वांगजी के फेस में भी स्माइल था। विंग की हंसी पूरे मेंशन में गूंज रहा था और एकदम मेलेडी की तरफ बज रहा था। तीनों लेंस तुरंत ही विंग के पास चले गए थे एंड वहीं पे बैठकर वो भी हंस रहे थे। कहीं ना कहीं वो भी समझ गए थे कि हाँ सच में वो लोग लड़ने के चक्कर में बच्चों की तरह मतलब लड़ रहे थे। थीम को चूज़ करने के चक्कर में बच्चों की तरह लड़ रहे थे। वो भी हंसते हैं और विंग के साथ बातें करते हैं। फाइनली कुछ देर बाद डेकोरेशन की तैयारी हो गई थी एंड डेकोरेशन का जो थीम था वो तय हो गया था और उसी अकॉर्डिंग लोग काम करने लग गए थे। एंड विंग जो थक गया था तो वांगजी उसे गोद में उठाकर एकदम रूम पे लेके चला गया था। वहाँ पे वो विंग को लेटाकर उसे सोने के लिए बोल दिया था एंड विंग भी एकदम ओबिडेंटली सो गया था। वांगजी विंग को सुलाने के बाद बाहर आता है। बाहर आने के बाद ही वो देखता है कि तीनों लेंस उसके सामने खड़े थे। जहाँ पे वांगजी तीनों की तरफ देखता है और वो कहता है क्या हुआ। जहाँ पे लैन चिंगेंजून उसके हाथ को पकड़ता है और उसे वांगजी के स्टडी रूम पे लाता है। जहाँ पे वांगजी इन तीनों की तरफ देखता है। जहाँ पे लैन चिंगेंजून कहता है सच बताओ, तुमने बहुत टाइम ले लिया है, हम इंतज़ार कर रहे थे कि तुम कब सच बताओगे, अब वक्त आ गया है, हमें बताओ यहाँ पे यीशिंग कहाँ है और तुम क्या कर रहे थे, हमें सब कुछ जानना है। ये सुनकर वांगजी तीनों की तरफ देखता है और वो कहता है आप लोग, जहाँ पे लैन चिंगेंजून उसके बात को काटते हुए कहता है वांगजी बस बहुत हो गया है, हमें सच जानना है, बस सच जानना है और कुछ नहीं। हमने बहुत टाइम दिया है तुम्हें और तुमने वक्त लिया है हमसे, हम तुम्हें उस दिन ही पकड़ते, उस दिन ही तुमसे सब कुछ पूछते, लेकिन तुमने हमसे वक्त मांगा है, हमने वक्त दिया है तुम्हें, लेकिन अब और नहीं, अब हमें सब कुछ सच जानना है। ये सुनकर वांगजी तीनों की तरफ देखकर एक गहरी से बीत लेता है। उसे समझ आ गया था कि इनसे अब और कुछ नहीं छुपा सकता। हाँ, वो एक हफ्ते पहले ही ये तीनों लेंस ही उसे पकड़ लिया था सच जाने के लिए, लेकिन वांगजी समझ चाहता था क्योंकि ऑफकोर्स ये चीज़ उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था तो बाकी लोगों के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और वांगजी नहीं चाहता था कि अभी ये सारी चीज़ें वो उन्हें बताए, एक प्रॉपर टाइम से नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी लगता है कि हाँ अभी वो बता सकता है। तो वांगजी एक गहरी से बीत लेता है। उसके बाद वो कहता है ठीक है एंड वो शुरुआत से लेकर आखिर तक सारी चीज़ें वो बताने लगता है। कुछ मिनट बाद वांगजी अपना कहना ख़त्म करने के बाद वहीं पर एकदम चेयर पे बैठ गया था। तीनों लेंस में से एक भी लेंस कुछ भी नहीं कहा था, ना ही वांगजी कहा था। सब लोग साइलेंट थे। साइलेंस को ब्रेक करते हुए कुछ मिनट बाद ही लैन चिंगेंजून कहते हैं इतना सब कुछ हो गया और हमें अब पता चला है इतने सालों बाद। जहाँ पे लैन शिचैन भी कहता है माँ ये सब कुछ कर सकती है, मैं कभी सोच भी नहीं सकता। जहाँ पे लैन चिंगेंजून लैन चिरान कहते हैं सच में वो इंसान इतना लालची कैसे हो सकता है कि इतने सारे लोगों का लाइफ बर्बाद कर दिया। तीनों लेंस के आंखों में आंसू थे क्योंकि उनके लिए भी ये सारी चीज़ें दर्दनाक था। तो सारी चीज़ें सुनकर उन्हें बहुत ज़्यादा अपने दिल में पेन हो रहा था और ख़ास करके जो लैन चिंगेंजून थे वो खुद थे। लैन चिंगेंजून को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था खुद के ऊपर कि उन्होंने वो होता है ना कि अपने ही घर में उन्होंने एक शैतान को लाया था, एक शैतान को जो उनकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिया। जहाँ पे जो लैन चिंगेंजून वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है विंग क्या ये विंग को पता है, क्या उसे पता है ये सब कुछ। जहाँ पे यहाँ वांगजी तुरंत कहता है नहीं उसे नहीं पता है और उसे पता भी नहीं चलना चाहिए। ये सुनने के बाद लैन शिचैन गुस्से में अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए कहता है क्यों नहीं पता चलना चाहिए उसे पता चलना चाहिए कि उसके फादर जैसे वो फादर बनता है उसका वो फादर ने क्या किया है, उसने कितनी सारे लोगों की ज़िंदगी ले लिया है। जहाँ पे वांगजी उसकी तरफ लैन शिचैन की तरफ घूर कर देता है और वो कहता है नहीं उसे नहीं पता चलना चाहिए और अगर तुमने उसे बताया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये उसके लिए बहुत होगा और अभी इस हालत में उसे स्ट्रेस देने के लिए डॉक्टर ने तुरंत मना किया है। तो कोई भी ये सारी बातें विंग को नहीं बताएगा और ये मेरा वार्निंग है आप तीनों का। ये सुनकर तीनों ही वांगजी की तरफ देखते हैं। वांगजी उन लोगों को बस घूर के देख रहा था और वार्निंग दे रहा था कि ये सारी चीज़ें विंग को नहीं पता चलना चाहिए, नहीं। जहाँ पे तीनों लैंसी नोट करते हैं लेकिन तीनों का ही मूड ख़राब हो गया था।
जहाँ पे वांग जी उन लोगों को वहीं पे मतलब छोड़कर वो तुरंत ही विंग के पास चला गया था। विंग अभी भी सोया हुआ था और वांग जी विंग के पास जाकर उसे एकदम हग कर लिया था और उसके फॉरहेड पर किस करता है और अपनी चेस्ट में उसके हेड को रखते हुए कहता है अपने मन में, आई एम सॉरी, पर मैं अभी तुम्हें ये नहीं बता सकता और मैं तुम्हें खो नहीं सकता। ये कहकर वो विंग को एकदम बहुत ही प्रोटेक्टिवली हक किया हुआ था। विंग भी एकदम मतलब नींद में ही वांग जी को हक कर लिया था और अपना हेड एकदम वांग जी के जो चेस्ट था ना उसमें एकदम घुसा ही लिया था, जहाँ पे वांग जी भी विंग को हक कर लिया था, मतलब एकदम सिक्योरली। सीन यहाँ से शिफ्ट हो गया था और हमें एक अंधेरा कमरा दिखाया जाता है और उस कमरे में एक बेड पर एक लड़की बैठी हुई थी और बैठकर वो अपने सामने एक फ़ोटो को देख रही थी, जिसे देखने के बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इतना कि वो उस पिक्चर को एकदम हाथ से मरोड़ लेती है। उसे मरोड़ते हुए कहता है बेबी शावर। वाह, बहुत खुश हो, अच्छी बात है। देखता हूँ ये खुशी कितने दिनों तक रहता है। मेरी लाइफ बर्बाद करने के बाद अब तुम लोग बेबी शावर मना रहे हो। वो विंक, तुम बहुत खुश हो ना वांग जी के साथ। मैं भी देखता हूँ ये खुशी तुम्हारे पास कितनी देर तक रहता है। मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगा, ये वादा है मेरा। ये कहकर वो उन सारी चीज़ों को जो उसके सामने था उन सारी चीज़ों को फेंक रहा था, लिटरली गुस्से में फेंक रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 दिन बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग बैठा हुआ था मिरर के सामने और वांग जी उसे तैयार कर रहा था बेबी शावर के लिए, जहाँ पे वांग जी विंग को पूरी तरीके से मतलब रेडी करता है। यहाँ पे सब लोगों को इन्विटेशन दे दिया गया था। यहाँ पे सारे लिमिटेड गेस्ट ही आए हुए थे। यहाँ पे बस जो लोग इंपॉर्टेंट हैं उनके अलावा बाहर के लोगों को यहाँ पे एंटर करने नहीं दिया गया था या फिर इनवाइट भी नहीं किया गया था। वांग जी ने पूरा हाई सिक्योरिटी लगा दिया था, मतलब कोई भी उसके परमिशन के अलावा और बिना इनविटेशन से कोई नहीं आ सकता है। ये सारे चीज़ों का वांग जी ने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा था एंड सारे सिक्योरिटी को मतलब एकदम निगरानी रखने के लिए बोल दिया गया था कि कोई भी यूँ ही अंदर ना आ पाए एंड उसी के अकॉर्डिंग सारे गार्ड्स काम कर रहे थे और लिमिटेड गेस्ट जिनको इन्वाइट किया गया था वो सारे ही इंतजार कर रहे थे विंग के आने का, क्योंकि ऑफकोर्स विंग मतलब जो मेन पर्सन है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि उसका ही बेबी शावर होने वाला है। तो यहाँ पे सब लोग इंतजार कर रहे थे विंग का, जहाँ पे वांग जी विंग के फेस को पकड़ते हुए कहता है वाह, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो विंग, बहुत ज़्यादा। ये सुनकर विंग ब्लश करते हुए कहता है क्या सच में, क्या मैं इस परी से बिली के साथ सुंदर लग रहा हूँ। ये सुनकर विंग के एकदम क्लोज आकर उसके लिप्स के करीब विस्पर करते हुए कहता है तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो, बहुत ज़्यादा, इतना कि तुम्हारी ये खूबसूरती मेरे अंदर आग जला रहा है बहुत, कि मैं खुद के कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ विंग। ये कहकर वो एकदम अपने सांसों को विंग के जो चेहरा था उस पर एकदम डालने लगा था और विंग का फेस और भी ज़्यादा रेड होने लगा था। जहाँ पे वांग जी का जो चेस्ट था वहाँ पे हाथ रखते हुए विंग उसे थोड़ा सा हटाते हुए कहता है बस करो बस करो, अब और मक्खन मारने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। ये कहकर वो अपने मुँह को फुला लिया था, जहाँ पे वांग जी विंग के एकदम फेस को पकड़ते हुए कहता है बिलीव मी कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो, इतना कि मैं अभी तुम्हें एकदम नेकेट करके तुम्हारे साथ सब कुछ करना चाहता हूँ, बट तुम्हारी इस परी से बेली ने मुझे रोक दिया है। कोई नहीं, बस एक बार ये बेबी बाहर आ जाए, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें अगेन प्रेग्नेंट करूँगा और इस बार ट्विंस के साथ। ये सुनकर ना विंग की तो आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई थी और वो वांग जी को अपने से दूर हटाते हुए कहते हटो यहाँ से, मैं ये प्रेगनेंसी संभाल नहीं पा रहा हूँ और 2 बच्चे बिल्कुल नहीं। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ बिल्कुल सही, देखना आई प्रॉमिस, मैंने बोला है ना, तो मैं तुम्हें डबल से प्रेग्नेंट करवा के रहूँगा। ये सुनकर ना विंग का फेस और भी ज़्यादा रेड हो जाता है और अपने फेस को अपने हाथ से छुपाते हुए कहता है शिमलेस कहीं का, तुम कितने शिमलेस हो, हटो यहाँ से। ये कहकर वो मतलब एकदम अपने फेस को दूसरी तरफ कर लिया था, जहाँ पे वांग जी विंग के एकदम हेड को पकड़ते हुए अपने चेस्ट पे लगाते हुए कहता है आई लव यू, आई रियली लव यू विंग, सच में मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ एंड मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, हमेशा, वादा है मेरा। ये सुनकर वांग जी की चेस्ट पे अपना फेस रखते हुए कहता है आई लव यू टू रेंजा, और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाता है। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यही पर रखता हूँ। गाइस आप लोगों के लिए एक सवाल है, प्लीज़ आंसर देके जाना कि यहाँ बेवफुल लड़की कौन थी। देखते हैं किसका सही होता है, जिसका सही होगा उसका मैं पिन करूँगा और सबसे पहले जो जवाब देगा उसका मैं पिन करूँगा। तो देखते हैं किसका सही होता है, जल्दी जल्दी जवाब देना और आज का पार्ट कैसा लगा ये भी ज़रूर कमेंट में बताना। देखते हैं अब आगे होता क्या है। तो अभी के लिए बाय बाय।